अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स पढ़ लिया था और इसके अंदर हमने एक मिनट भाई, क्वेश्चन आ गया है सर, अगर ए बी एंड सी फर्म में पार्टनर थे, वो 4:3:3 से प्रॉफिट शेयर करते थे। अगर वो न्यू पार्टनर डी को एडमिट करते हैं और डी का प्रॉफिट शेयर डिसाइड नहीं होता तो डी इक्वली शेयर करेंगे प्रॉफिट से या डी 1/4 शेयर करेंगे? नहीं, बिल्कुल डिसाइड होगा भाई। ऐसा कैसे कर सकते हैं कि वो अपना डिसाइड किए हुए हों और डी का डिसाइड ना करें? ऐसा मुमकिन है? आप खुद बताएं, अगर आप पार्टनरशिप फर्म चला रहे होंगे, आप ये काम करेंगे कि ऑलरेडी 3 लोगों को डिसाइड किया हुआ और चौथे का आप कुछ डिसाइड ही नहीं कर रहे? ऐसा नहीं होता। ये बड़ी हाइपोथेटिकल सी सिचुएशन आपने बनाई है, ऐसा नहीं होता। या तो किसी का भी डिसाइड नहीं होगा या डिसाइड होगा तो फिर सबका डिसाइड होगा किसी भी पार्टनरशिप फर्म में ना। ऐसा नहीं होता कि आप उसका डिसाइड ना करें। ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हम कर रहे थे और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में हमने इंट्रो इसका कर लिया था, जिसमें हमने इसकी डेफिनेशन और कुछ एसेंशियल्स को देख लिया था और हमने वहाँ पे एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। पहली बात हमने करी थी कि भाई 2 पार्टीज होनी चाहिए क्योंकि कोई भी बंदा अपने आप को सेल नहीं कर सकता। उसके बाद हमने कहा था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के सेल की सूरत में ओनरशिप का ट्रांसफर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती तो फिर तो वो बेलमेंट हो जाता है। ठीक है, फिर हमने बात करी थी कि गुड्स गुड्स में हमने बात करी थी हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी एक्शनेबल क्लेम्स को हटा के और मनी को हटा के, जिसमें स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप सारी चीज़ें होती हैं, वो तमाम की तमाम मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमने इसमें मजीद बात करी थी कि हमेशा जो कंसिडरेशन होगी वो प्राइस होगी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के अंदर, क्योंकि आपने पढ़ा था कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू, कि लॉ कहता है कि कंसिडरेशन का होना जरूरी है, ये सारी बातें। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे कि जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते हैं तो हम कहते हैं कि कंसिडरेशन हमेशा प्राइस होनी चाहिए, प्राइस के सिवा कोई भी दूसरी कंसिडरेशन काबिल कबूल नहीं है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में लाना है तो कंसिडरेशन मस्ट बी प्राइस। ठीक है, फिर हमने एक और बात करी थी कि इसके अंदर दोनों चीजें शामिल हैं, एक सेल भी शामिल है, दूसरा एग्रीमेंट टू सेल भी शामिल है। एग्रीमेंट टू सेल में मैंने आपको बताया था कि बातों बात ऐसा होता है कि हम कह देते हैं कि भाई ये क्रॉप्स जब ग्रो करेंगी तो मैं आपको सेल करूंगा, ये चीज मैं आपको फ्यूचर में सेल करूंगा, तो ये एग्रीमेंट टू सेल में आ जाती है। और सेल ये होता है कि इमीडिएटली उसी वक्त अकर हो जाती है, कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह इसमें फॉर्म नहीं होता। ठीक है, फिर हमने मजीद इसमें बात करी थी नो फॉर्मेलिटीज टू बी ऑब्जर्व। हमने कहा था कि भाई सेल ऑफ गुड के तहत के हवाले से लॉ ने कोई फॉर्मेट नहीं दिया हुआ कि इसका इस तरह से फॉर्मेट बनता है, तो इसको बिल्कुल एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तरह, जिस तरह से नॉर्मल एक कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारे ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एंड ऑल दैट थिंग्स, तमाम चीज़ों को हम ऐड कर लेते हैं और इसी तरह हम बोलते हैं कि राइटिंग भी हो, रजिस्ट्रेशन भी हो, मुख्तलिफ चीज़ें जो लवाजमात हमने जो एसेंशियल्स पढ़े थे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, वो तमाम के तमाम इस पर भी एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ मैंने आपको बताया था कि अगर ये दोनों लॉ आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट के जो क्लॉजेज होंगे उनको फॉलो करेंगे, उनको लेंगे अपने कंसिडरेशन में। ठीक है जी, फिर इसके बाद था सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल डिस्टिंग्विश्ड। ये शायद नहीं हुआ था, यहाँ से हमने पढ़ना है तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, किसी ने ये अपना हैंड रेस करा हुआ है, हैंड रेस मत करें आप, जो है वो क्वेश्चन पूछ लें लिख के, क्योंकि हैंड रेस से आपका माइक ओपन नहीं होगा, तो आप वैसे पूछ लें क्वेश्चन अगर कुछ पूछना है तो, वरना फिर मैं आगे चलता हूँ। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल हमने कल बात करी थी, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि सेल क्या होती है। सेल होती है जिसमें इमीडिएट सेल की ट्रांजेक्शन अकर हो जाती है, और एग्रीमेंट टू सेल होता है जिसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्यूचर डेट में आपके ऊपर फ्रॉम सेलर टू बायर मूव करती है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो है इसके कुछ और भी डिफरेंसेस हैं जिनको हमने देखना है कि कौन कौन से डिफरेंसेस के होते हैं। ठीक है, चलें जी, पहला आ जाए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि सेल ऑफ गुड एक्ट में प्रॉपर्टी को ओनरशिप कहा जाता है। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप को हम देख लेते हैं। In the sale, the property in goods passes to the buyer immediately at the time of making contract.
ठीक है, वही बात कह रहे हैं कि जब सेल की ट्रांजैक्शन होती है तो इमीडिएटली प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक शॉप पे जाते हैं और उससे एक मार्कर परचेज करते हैं, ठीक है, आप उसको पैसे देते हैं, वो आपको मार्कर देता है, इमीडिएटली उसकी प्रॉपर्टी जो है, जो ओनरशिप है, वो शॉपकीपर से आपके ऊपर ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द सेल implies immediate conveyance of property so that the seller ceases to be the owner of the goods and the buyer becomes the owner thereof। ठीक है जी, it creates just in rem gives right to the buyer to enjoy goods as against the whole world। ठीक है, कहने का मतलब क्या कहते हैं कि सेल की ट्रांजैक्शन में इमीडिएटली प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है और बायर के पास वो राइट आ जाता है कि वो पूरी तरह से गुड्स को एंजॉय कर सके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप एक शॉप पे जाते हैं और एक आप मार्कर परचेज करते हैं, तो आप उसको जैसे ही पैसे देते हैं वो आपको मार्कर डिलीवर कर देता है। ठीक है, जैसे ही आप उसको पैसे देते हैं वो आपको मार्कर डिलीवर कर देता है। तो उससे होता क्या है कि आपके पास एक तो उसकी ओनरशिप आ जाती है इमीडिएटली, और आपके पास ये राइट भी आ जाता है ओनरशिप के साथ कि अब आप उसको कंप्लीटली एंजॉय कर सकते हैं। मतलब उस मार्कर से आप प्रॉपर हर तरह से लिख सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर सेलर की तरफ से एप्लीकेबल नहीं होती। ठीक है, वो तमाम रिस्ट्रिक्शंस हट जाती हैं जैसे कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है। अब देखते हैं एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है। In agreement to sell, there is no transfer of property to the buyer at the time of contract. The conveyance of property take place later so that the seller continues to be the owner until the agreement to sell becomes a sale either by the expiry of certain time or the fulfillment of such condition। देखिए, एग्रीमेंट टू सेल में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप उसको एक टाइम पीरियड भी लग सकते हैं कि 2 साल बाद में तुम्हें ये गुड्स सेल आउट करूंगा। एग्रीमेंट हम आज कर रहे हैं, फ्यूचर डेट का कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, हम आज कर रहे हैं लेकिन डेट फ्यूचर की डाल लेंगे, फ्यूचर में मैं आपको जो ये गुड्स है वो ट्रांसफर करूंगा आपके नाम पे। ठीक है, या मैं उसके साथ कोई कंडीशन भी अटैच कर सकता हूं कि मैंने कोई कंडीशन अटैच कर दी कि यार जब तुम ये फुलफिल करोगे या ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ही मैं प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर करूंगा। ये दोनों बातें एग्रीमेंट टू सेल के अंदर हो सकती हैं, लेकिन कहने की बात क्या है, देखिए कोई भी दोनों में से कंडीशन हो, प्रॉपर्टी हमेशा फ्यूचर डेट पे ही ट्रांसफर होगी। ठीक है, फ्यूचर डेट से पहले कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। तो सेल में क्या होता है कि इमीडिएटली प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में जो ओनरशिप है वो फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर होती है, भले वो एक टाइम पीरियड की एक्सपायरी की वजह से हो या वो किसी कंडीशन को फुलफिल करने की वजह से। दोनों सूरत हाल में प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर कब होगी, फ्यूचर डेट पे ही होगी। ठीक है, अगला है रिस्क ऑफ लॉस। देखिए, लॉस तो हमेशा उसी का होता है जिसकी ओनरशिप होती है। ठीक है, लॉस हमेशा उसी का होता है जिसकी ओनरशिप होती है। जो फर्स्ट इंप्रेशन आपके ऊपर आता है वो यही आता है लॉस को देख के कि भाई रिस्क उसी का है जिसकी ओनरशिप है। ठीक है, जो फर्स्ट इंप्रेशन आता है। कोई और चीज एग्री करी हुई आपने एग्रीमेंट में, वो अलग बात है कि आपने एग्री कुछ और कर लिया, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आपने कुछ भी एग्री नहीं करा तो प्राइमा फेशा जो फर्स्ट इंप्रेशन आता है वो यही आता है कि रिस्क जो है वो प्रॉपर्टी के साथ साथ ट्रांसफर होता है। अगर सेलर ने बायर को ट्रांसफर कर दी प्रॉपर्टी, तो आपका जो रिस्क है वो भी साथ में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, यही बात इसमें भी लिखी हुई है। द जनरल रूल इज दैट अनलेस अदरवाइज एग्रीड द रिस्क ऑफ लॉस प्राइमा फेशा पासेस विद द प्रॉपर्टी। वो यही बात कहते हैं कि अगर कोई दूसरी बात एग्री नहीं है तो रिस्क ऑफ प्रॉपर्टी, जो रिस्क ऑफ लॉस जो है वो प्रॉपर्टी के साथ ही ट्रांसफर होगा। कहने का मतलब है कि जैसे ही आपने ओनरशिप ट्रांसफर करी, रिस्क ऑफ प्रॉपर्टी भी, उस रिस्क ऑफ लॉस भी ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि ये अगर कोई चीज एग्री की हुई थी कि ठीक है पहले ओनरशिप ट्रांसफर होगी लेकिन रिस्क जो है अगले 2 महीने बाद ट्रांसफर होगा, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आपने ऐसी कोई चीज एग्री नहीं की भी तो जनरल रूल यही है कि रिस्क जो है वो मूव करता है ओनरशिप के साथ, प्रॉपर्टी के साथ साथ। प्रॉपर्टी ट्रांसफर, रिस्क ट्रांसफर। प्रॉपर्टी सेलर के पास है, रिस्क सेलर के पास है। प्रॉपर्टी बायर के पास ट्रांसफर हो गई, बायर के पास चला गया। तो अगर इसी पॉइंट को हम आगे लेके चलते हैं तो यहाँ पे देखें जो बेसिक डिफरेंस है वो बेसिकली प्रॉपर्टी का ही है। बेसिक डिफरेंस जो आ रहा है ना वो प्रॉपर्टी का ही है कि प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में फॉरेन से ट्रांसफर हो जाती है इमीडिएटली, और आपका जो एग्रीमेंट टू सेल है इसमें फ्यूचर में होती है। और बाकी जो डिफरेंसेस निकल रहे हैं वो भी सारे इसी से हम एक्सटेंशन है, इसी पॉइंट की एक्सटेंशन में निकल रहे हैं। क्योंकि देखें अगर मैं रिस्क की बात करूंगा तो रिस्क की बात मैंने क्या करी कि रिस्क कैसे ट्रांसफर होता है, रिस्क ट्रांसफर होता है प्रॉपर्टी के साथ।
तो ठीक है, सेल में प्रॉपर्टी इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है, इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है रिस्क। एग्रीमेंट टू सेल में प्रॉपर्टी फ्यूचर डेट में ट्रांसफर होती है, रिस्क भी फ्यूचर डेट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो रिस्क उसी का होता है जिसकी प्रॉपर्टी होती है। अगला है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रिज इन केस ऑफ सेल। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, इस पे मैं जैसे कि एक एग्जांपल आपको दे दूं। फॉर एग्जांपल, आप एक शॉपकीपर के पास जाते हैं और आप उससे एक वाटरमेलन परचेज करते हैं। ठीक है, आप परचेज करते हैं, आपने उसको पैसे दिए, उसने वाटरमेलन दिया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है। ठीक है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई। अब आपने उसको कहा कि यार इसको पॉलिथीन बैग में डाल दो। आपने पॉलिथीन बैग में डालने के लिए दिया और उससे वो छूट के गिर गए और वो फट जाता है, अगर खराब हो जाता है, तो सीधी सी बात है लॉस आपका। उसका कोई लॉस नहीं है क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है, तो लॉस आपका होगा। ठीक है, अगर इस तरह की कोई हरकत हो रही है जिसमें प्रॉपर्टी, क्योंकि देखे ना, जब उसने आपको वाटरमेलन दिया तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई उसकी तरफ से आपकी तरफ। प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई तो अपने साथ रिस्क भी ट्रांसफर कर दिया। फिर उसने आपको जो पॉलिथीन बैग में रखने के लिए आपने उसको दिया, उससे वो गिर गया। जब उस दौरान वो उससे गिरा तो प्रॉपर्टी आपके पास थी, रिस्क आपके पास था, लॉस आपने बेयर कर। तो यहाँ पे उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं आती। वो अलग बात है कि आप उस पर दूसरा केस बना सकते हैं कि देखो मैंने तुम्हें पॉलिथीन बैग में डालने के लिए दिया था, तो यहाँ पे तुम मेरे बेली बन गए थे, और जब तुम मेरे बेली बन गए थे तो बेली की ड्यूटी थी ड्यूटी टू केयर, और तुमने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करी, तो तुम इस केस में मेरे साथ कोर्ट चलो। वो एक अलग बात है। लेकिन अगर सेल ऑफ गुड एक्ट में देखेंगे तो सेल ऑफ गुड एक्ट के तहत लॉस जो है वो आपका ही है। फिर आते हैं हम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रिज में, कि अगर सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल या एग्रीमेंट टू सेल में ब्रिज हो तो क्या उसके रिजल्ट्स आते हैं, क्या नतीजे आते हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए जी, इन केस ऑफ अ सेल, इफ द बायर wrongfully neglects or refuses to pay the price of goods, the seller can sue for the price even though the goods are still in his possession. In case of an agreement to sell, if the buyer breaks his promise, the seller can only sue for damages, not for the price, even though the goods are in the possession of buyer. क्योंकि सेल में इमीडिएटली प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है, तो ना सिर्फ अगर कॉन्सिक्वेंस, अगर ब्रिज करता है बायर, ठीक है, अगर बायर ब्रिज करता है तो होगा क्या कि सेलर ना सिर्फ उस पे डैमेजेस क्लेम करेगा, बल्कि उस प्रोडक्ट की प्राइस भी क्लेम करेगा कि ये प्राइस भी तुम मुझे पे करो। डैमेज क्लेम करेगा, लेकिन उसके साथ वो प्राइस भी पे करेगा। डैमेज वो इसलिए क्लेम करेगा कि आप मना कर रहे हैं तो मुझे लॉस हो रहा है, इसके अलावा वो एक प्राइस भी पे करेगा। ठीक है, डैमेज आपने पढ़े हैं ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी होते हैं, स्पेशल भी होते हैं, ऑर्डिनरी भी होते हैं। हो सकता है कोई उससे अटैच कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसका डैमेज क्लेम कर लेगा। ठीक है, तो ना सिर्फ डैमेज क्लेम करेगा बल्कि उस प्रोडक्ट की प्राइस भी क्लेम करेगा कि ये दोनों चीजें आप मुझे पे ऑफ करें। लेकिन अगर हम एग्रीमेंट टू सेल को देखते हैं, भले उस सेलर के पोजीशन में थी गुड्स, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, गुड्स सेलर के पोजीशन में थी, उसके बावजूद भी वो दोनों चीजें आपसे क्लेम करेगा, ना सिर्फ प्राइस बल्कि डैमेजेस भी। लेकिन अगर हम एग्रीमेंट टू सेल देखते हैं, एग्रीमेंट टू सेल में आपको पता है कि ओनरशिप एक फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर होती है, इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होती। भले आप गुड्स का पोजीशन उसको दे दें, पोजीशन आपने दे दिया लेकिन ओनरशिप आपने ट्रांसफर नहीं करी। ऐसी सूरत में अगर बायर कल को प्राइस पे करने से मना करता है तो आप सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, उससे प्राइस क्लेम नहीं कर सकते। सिर्फ डैमेज क्लेम करेंगे और अपनी प्रोडक्ट वापस ले लेंगे अगर उसके पोजीशन में थी तो। अगर आपकी पोजीशन में थी फिर तो प्रोडक्ट वापस लेनी ही नहीं है, लेकिन आप सिर्फ डैमेज क्लेम करेंगे, आप प्राइस क्लेम नहीं कर सकते। क्लियर है ये बात? आगे बढ़े। फिर आ जाते हैं हम राइट ऑफ रीसेल पे। देखिए जी, इन अ सेल द प्रॉपर्टी, एक मिनट, एक सवाल आया है शायद सर, नंबर 3 में डैमेजेस की एग्जांपल दे दें। ठीक है, डैमेजेस की एग्जांपल दे दो। देखिए फॉर एग्जांपल आपने सेल करी, देखिए आपको एक तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने पढ़ा है, एक ऑर्डिनरी डैमेज होता है, एक स्पेशल डैमेज होता है। ठीक है, एक ऑर्डिनरी डैमेज है, एक स्पेशल डैमेज है। आपने अगले से एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल एक आईफोन है मेरे पास जिसकी प्राइस मुझे मार्केट में मिली थी 1,20,000 रुपए।
मुझे मार्केट में मिली थी 1,20,000 रुपए, लेकिन मैं आपसे कमिटमेंट करा हुआ था कि मैं आपको ये 1 लाख रुपए में सेल कर रहा हूँ। हालांकि मेरे पास 1,20,000 की पार्टी आ गई थी, लेकिन मैं आपको 1 लाख में सेल कर रहा था। ठीक है, अब हुआ ये, आपको ये बात पता थी, मैंने कहा यार 1,20,000 की पार्टी, आपने कहा नहीं आपका मुझसे कमिटमेंट है, आप मुझे 1 लाख में ही सेल कर। अभी मैं सेल कर रहा था कि आपने क्या करा, आपको मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, आपने मुझे पैसे देने से मना कर दिया, अब आप मुझे पैसे नहीं दे रहे। अब मैं ना सिर्फ इसके 1 लाख रुपए तो क्लेम करूंगा, बल्कि वो जो डैमेज अटैच हुआ हुआ था, जो कि मुझे मजीद ज्यादा पैसे मिल रहे थे 1,20,000, वो 20,000 भी क्लेम करूंगा। ठीक है, लेकिन अगर यही एग्रीमेंट टू सेल होता, भले ही आपके पोजीशन में होता, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको ट्रांसफर नहीं करी होती, तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे डैमेज क्लेम करता कि यार देखो मुझे 20,000 का नुकसान हो रहा है तो वो तुम दो, लेकिन इसकी प्राइस क्लेम नहीं करता और ये प्रोडक्ट आपसे मैं वापस ले आता। फिर है राइट ऑफ रीसेल। इन अ सेल the property is with the buyer, and as such the seller in possession of goods after sale cannot resell the goods. कहते हैं कि अगर सेल की हम बात करें तो सेल में तो प्रॉपर्टी इमीडिएट बायर के पास ट्रांसफर हो जाती है, इसीलिए अगर गुड्स सेलर की पोजीशन में भी है मौजूद, भले प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, फॉर एग्जांपल आपने एक फोन परचेज करा, आपके पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया, आपने उसको कहा यार ये तुम फिलहाल अपने पास रखो, मैं अभी होकर आ रहा हूँ बाकी मार्केट घूम के, ये बात आपने उससे करी, ठीक है, वो इसको रीसेल नहीं कर सकता। अगर आपने उसको पैसे नहीं भी दिए और उसके बावजूद भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई और पोजीशन उसी के पास है, तो भी वो इसे रीसेल नहीं कर सकता। ठीक है, उसने आपको पोजीशन वगैरह सारी चीजें दे दी, आपने कहा मैं घूम के आता हूँ फिर पैसे देता हूँ, ठीक है, अब भले उसके पास ज्यादा की पार्टी लग रही हो, लेकिन फिर भी वो इसको रीसेल नहीं कर सकता। If he does so, the subsequent buyer having knowledge of the previous sale does not acquire a title to the goods. The original buyer can sue and recover the goods from the third person as owner, and he can also sue the seller for the breach of contract as well for the tort of conversion. कह रहे कि अगर फिर भी वो सेल कर देता है कि सेलर के पास प्रॉपर्टी नहीं थी, ओनरशिप नहीं थी, सिर्फ पोजीशन था गुड्स का, और उसके बावजूद भी अगर वो किसी दूसरे बंदे को यही गुड्स सेल कर देता है और दूसरे बंदे को ये ऑलरेडी बात नॉलेज में थी, दूसरे बंदे को ये बात ऑलरेडी नॉलेज में थी कि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल आउट हो चुकी है, तो ये सेल जो तो ओरिजिनल बायर जो है वो आके अपनी गुड्स को रिकवर कर सकता है, क्योंकि जो टाइटल ऑफ ओनरशिप है सेलर के बाद वो डिफेक्टिव था। ना सिर्फ वो अपनी गुड्स रिकवर करेगा, बल्कि सेलर के ऊपर सूट भी फाइल करेगा कि आपने उसके साथ एक सिविल रॉन्ग किया, एक गलत हरकत की। ठीक है, भाई पॉइंट 3 तो अभी पढ़ाया था, आप पीछे क्यों जा रहे हैं? ये उसी वक्त पढ़े, अब तो मैं पॉइंट 4 पे आज देखें, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना तो आप उसी वक्त पूछ लिया करें, मैं जब आगे बढ़ जाता हूँ फिर आप बैक पे नहीं लेके जाया करें। अब मैं पूरा पॉइंट 4 डिस्कस करा चुका हूँ, एक साहब लिख रहे पॉइंट नंबर 3। ठीक है, तो पहले तो पॉइंट नंबर 4 समझें कि भाई क्या बात है। कह रहे हैं कि ओरिजिनल बायर ना सिर्फ आके सूट अपनी गुड्स रिकवर करेगा, बल्कि सेलर पे सूट भी फाइल कर देगा। ठीक है, क्योंकि वो मजीद उसको सेल आउट नहीं कर सकता, रीसेल का राइट नहीं है, भले उसके पास पोजीशन था गुड्स का, लेकिन उसके पास ओनरशिप नहीं थी। आगे मजीद लिखा है द राइट टू रिकवर गुड्स फ्रॉम द थर्ड पर्सन इज हाउएवर लॉस्ट इफ द सब्सिक्वेंट बायर हैड बॉट देम बोनाफाइड विदाउट द प्रीवियस सेल। कहते हैं कि अगर एक बोनाफाइड कंडीशन पे, देखिए पुरानी बात क्या करी, मैंने कहा कि अगर जो सेलर है वो सेल हो चुकी है, गुड्स सेल का मतलब है प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना, भले प्राइस पे हो अभी ना हो, ठीक है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, भले पोजीशन सेलर के पास है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, पोजीशन सेलर के पास था, सेलर उस गुड्स को दोबारा रीसेल नहीं कर सकता। अगर वो उस गुड्स को दोबारा रीसेल करता है और जो दूसरा सब्सिक्वेंट बायर आया है उसको प्रीवियस सेल का पता है कि ये गुड्स ऑलरेडी सेल आउट है, लेकिन इसको प्राइस नहीं मिली तो ये मुझे सेल करना है, ऐसी सूरत हाल है तो जो रियल बायर आएगा वो गुड्स भी कवर करेगा और सेलर पे सूट भी फाइल करेगा। लेकिन अगर होता ये है कि जो सब्सिक्वेंट बायर आता है उसको गुड्स का नहीं पता होता, ठीक है, उसको गुड्स का नहीं पता होता कि ये ऑलरेडी सेल आउट हो चुकी है, तो वो गुड्स तो उससे रिकवर नहीं की जा सकती, लेकिन सूट जरूर फाइल किया जाएगा। ठीक है,
उससे गुड्स तो रिकवर नहीं होंगी लेकिन सेलर पे सूट जरूर फाइल होगा। अब पॉइंट नंबर 3 की मैं बात कर लेता हूँ, एक साहब ने दोबारा पूछा था, एक मिनट, नहीं, थर्ड पार्टी की मैलाफाइड इंटेंशन पे वो सिर्फ थर्ड पार्टी से गुड्स रिकवर करेगा और उसके बाद सेलर पे सूट फाइल करेगा कि तुमने ऐसा किया नहीं। लेकिन अगर थर्ड पार्टी की इंटेंशन बोनाफाइड है तो गुड्स रिकवर नहीं कर पाएगा वो, लेकिन सेलर पे सूट जरूर फाइल कर देगा। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 3 दोबारा सुन लें। पॉइंट नंबर 3 ये है कि अगर एग्रीमेंट टू सेल होता है, पहली बात, अगर सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रिज था, अगर सेल हो चुकी है, सेल की सूरत में ब्रिज होता है कि बायर अब मना करता है कि मैं ये गुड्स की प्राइस आपको पे नहीं कर रहा या मैं ये गुड्स नहीं ले रहा, तो क्योंकि सेल हो चुकी थी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी थी, तो ना सिर्फ आप बायर से डैमेज क्लेम करेंगे बल्कि उसके साथ साथ आप उससे प्राइस भी क्लेम करेंगे। लेकिन अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो एग्रीमेंट टू सेल की सूरत में आप सिर्फ और सिर्फ डैमेज क्लेम कर सकते हैं, आप प्राइस क्लेम नहीं कर सकते। यही इन दोनों में डिफरेंस है। एग्रीमेंट टू सेल में देख लेते हैं। देखिए ये तो सारी बात हमने करी, बोनाफाइड और मेलाफाइड इंटेंशन, ये तो सारी बातें सेल की हो गई। एग्रीमेंट टू सेल में क्या होगा? In an agreement to sell, the property in the goods remains with the seller, and as much he can dispose of goods as he likes, and the original buyer can sue him for the breach of contract only. In this case, the subsequent buyer gets a good title to the goods, irrespective of its knowledge of previous sale. Further, goods forming the subject matter of an agreement to sell can also be attached in execution of a decree of court of law against the seller. एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप क्योंकि सेलर की होती है, जब ओनरशिप सेलर के पास होती है तो सेलर जो है उसको बाकायदा सेल आउट कर सकता है एक प्रॉपर तरीके से। ठीक है, सेलर उसको एक प्रॉपर तरीके से सेल आउट कर सकता है। ठीक है, इसमें कोई मसले की बात नहीं है क्योंकि ओनरशिप जो है वो सेलर के पास है, तो वो उसको एक सेल आउट कर सकता है। वो अलग बात है कि बायर जो है उस पे जो ओरिजिनल बायर था वो सूट फाइल करेगा डैमेज क्लेम का कि भाई तुमने मुझे एग्रीमेंट टू सेल करा और अब किसी और को सेल कर रहे हो तो मैं तुम पे डैमेज क्लेम करूंगा, वो एक अलग चीज है। लेकिन सेलर एक भरपूर तरीके, एक प्रॉपर तरीके से गुड्स को रीसेल कर सकता है, और जो सब्सिक्वेंट बायर होगा उसके बाद जो टाइटल जाएगा वो भी गुड टाइटल जाएगा, उसका भी टाइटल डिफेक्टिव नहीं होगा कि उसमें कल को कोई रिकवरी वगैरह की चीज फाइल हो। ठीक है, उसमें कोई भी डिफेक्टिव टाइटल नहीं जाएगा, उसके पास एक गुड टाइटल ऑफ गुड्स जाएगा। क्लियर? इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर बिफोर ही पेज फॉर द गुड्स। ठीक है, इन अ सेल इफ द बायर इज एडजस्ट, देखिए इंसॉल्वेंसी, एक मिनट, भाई पॉइंट नंबर 3 में एग्रीमेंट टू सेल में पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है। एग्रीमेंट टू सेल या सेल ये प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी। पोजीशन बिल्कुल बायर के पास हो सकती है, बायर बोले यार ये चीज मैं 10 दिन यूज करके देखूंगा उसके बाद आपसे खरीदूंगा, ये पोजीशन तो आ गया उसके पास, उसके बाद वो खरीदेगा। ठीक है, पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है, ये लेना देना सिर्फ प्रॉपर्टी से। कि एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है और सेल में इमीडिएटली प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं। इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर बिफोर ही पेज फॉर द गुड्स। देखिए बायर के पे करने से पहले पहले अगर कोई इंसॉल्वेंसी हो जाती है, ठीक है, in a sale if the buyer is adjudged insolvent before he pays for the goods, the seller in the absence of right of lien over the goods must deliver the goods to the official receiver or assignee. The seller is entitled only to a rateable dividend for the price of the goods. But in an agreement, see, पहले तो ये बात करें, हम कह देंगे इंसॉल्वेंसी हो गई बायर के साथ, ठीक है, बिफोर ही पेज फॉर द गुड्स, कि पे करने से पहले पहले वो इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, पे करने से पहले पहले वो इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, तो अगर वो पे करने से पहले इंसॉल्वेंट हो गया तो इसका मतलब है द सेलर इन द एब्सेंस ऑफ लीन,
अगर उसके पास राइट ऑफ लीन भी नहीं है तो अब जरूरी है कि वो उस गुड्स को डिलीवर करेगा ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी को, और उसके बाद आपको पता है ऑफिशियल रिसीवर क्या करता है, तमाम एसेट्स को सेल आउट करता है और फिर सबको प्रो राटा बेसिस इक्वली या जो भी उसका एक रेशियो होता है उसके जरिए वो पे ऑफ कर देता है। तो सेलर ने अगर इंसॉल्वेंट हो गया वो गुड्स की प्राइस पे करने से पहले पहले बायर, तो सेलर क्या करेगा, सेलर इन द एब्सेंस ऑफ राइट ऑफ लीन, जो उसके पास राइट ऑफ लीन नहीं है उन गुड्स के ऊपर, वो उन गुड्स को ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी को डिलीवर करेगा और उसके बाद ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी जो है वो उसको एक रेटेबल अमाउंट पे ऑफ करेगा जो कि वो अपनी कैलकुलेशन से ड्राइव करेगा। ठीक है, लेकिन अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो वो डिलीवरी को बिल्कुल रिफ्यूज कर सकता है कि मैं, क्योंकि बायर इनसॉल्वेंट हो गया है तो मैं इसको अब गुड्स डिलीवर्ड नहीं करूंगा या ऑफिशियल असाइनी को भी डिलीवर्ड करने की जरूरत नहीं है। राइट ऑफ लीन के मीनिंग में बता दें, राइट ऑफ लीन जो है ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर में मौजूद है, आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत डिटेल में भी पढ़ चुके हैं, बेलीज के चैप्टर में भी आपने पढ़ा है, बेली पर्टिकुलर लीन, जर्नल लीन काफी डिटेल में पढ़ा है, तो ये आप रिकॉर्डेड लेक्चर में सुन लिएगा, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करके बैठे हुए हैं तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। ठीक है जी, इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर इफ द बायर हैज ऑलरेडी पेड द प्राइस। अब क्या हो रहा है, पिछले वाले में बायर पे करने से पहले इंसॉल्वेंट हो गया था, छठे वाले में सेलर इंसॉल्वेंट हो रहा है और बायर ऑलरेडी प्राइस पे किया। इन अ सेल इफ द सेलर इज एडजज्ड इंसॉल्वेंट, कि सेल की सूरत में अगर सेलर जो वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए, द बायर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द गुड्स फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी एज द प्रॉपर्टी इन द गुड्स रेस्ट विद द बायर। ठीक है जी, कहते हैं कि बायर ने ऑलरेडी प्राइस पे कर दी और उसके बाद सेलर जो है वो इनसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, और हमने एक बात करी कि सेल क्या होती है, सेल वही होती है जिसमें प्रॉपर्टी इमीडिएट ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, तो प्राइस अगर उसने पे भी करी है, सेल का केस है तो प्रॉपर्टी बायर के पास ही है, भले गुड सेलर की पोजीशन में थी, उसने अभी तक डिलीवरी नहीं ली थी, लेकिन प्रॉपर्टी जो थी वो बायर के पास थी। तो अगर सेल की सूरत है और प्रॉपर्टी बायर के पास है और उसने पोजीशन अभी तक नहीं लिया था, तो सीधी सी बात है क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी है तो वो ऑफिशियल रिसीवर से गुड्स जो है वो रिकवर कर सकता है कि आप मुझे दें, मेरे पास इसकी ओनरशिप है, वो उसको इजीली मिल जाएंगे। ऑन द अदर हैंड, इन एन एग्रीमेंट टू सेल, if the buyer has already paid the price and the seller is adjudged insolvent, the buyer can only claim a rateable dividend as a creditor and not the goods brought, because property in them still rests with the seller। कहते हैं कि अगर एग्रीमेंट टू सेल था और बायर ने प्राइस पे कर दी थी, इसका मतलब है बायर ने प्राइस पे करी, एग्रीमेंट टू सेल था, प्रॉपर्टी बायर की तरफ ट्रांसफर नहीं हुई, ओनरशिप बायर की तरफ नहीं आई है, तो बायर अब एज अ क्रेडिटर चला जाएगा, एज अ क्रेडिटर बन जाएगा और उसको गुड्स नहीं मिलेंगी, उसको सिर्फ जो भी एक क्लेम बनेगा वो अमाउंट मिलेगा जो कि ऑफिशियल रिसीवर असाइनी जो है एक अपनी कैलकुलेशन के थ्रू ड्राइव करेगा, वो अमाउंट उसको पे बैक हो जाएगा। ठीक है, ये उसका बैड लक होगा कि वो एक शख्स को पे कर देगा और उसके बाद वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाएगा। तो क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ द गुड सेलर के पास थी, तो ओनरशिप से हम चलते हैं, ओनरशिप सेलर के पास थी, तो बायर को सिर्फ और सिर्फ एक रेटेबल अमाउंट से अपने पैसे वापस मिलेंगे, गुड्स नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर सेल का केस था तो सेल में क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है तो ऑफिशियल रिसीवर से अपनी गुड्स रिकवर कर सकता है, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में वो गुड्स रिकवर नहीं करेगा, उसको पैसे मिलेंगे और वो जो पैसे हैं वो भी एक कैलकुलेशन के थ्रू मिलेंगे, हो सकता है पूरे ना मिले, कम मिले। क्लियर है सबको सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस? एक मिनट।
ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं सेल डिस्टिंग्विश फ्रॉम हायर परचेज एग्रीमेंट। ठीक है, सेल को हम डिस्टिंग्विश करते हैं किससे? हायर परचेज एग्रीमेंट से। ठीक है, अब देखें, बात ये है, हायर परचेज एग्रीमेंट में क्या होता है? सेल तो आपको पता है कि सेल जो है जिसमें इमीडिएटली पोजीशन सॉरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है, वो एक सेल एग्रीमेंट होता है। हायर परचेज में क्या होता है? हायर परचेज बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है जिसमें आप क्या करते हैं, आप एक प्राइस डिसाइड करते हैं, प्राइस के साथ एक टाइम पीरियड डिसाइड करते हैं और एक इंस्टॉलमेंट सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, जब सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट डिसाइड करते हैं, आप बात करते हैं कि भाई एक इंस्टॉलमेंट प्लान है, वो आप डिसाइड कर लेते हैं और उस इंस्टॉलमेंट प्लान के तहत वो इंस्टॉलमेंट्स पे ऑफ करते रहते हैं। और जब आप उसको कंप्लीट पे ऑफ कर लेते हैं तो ओनरशिप जो है वो सेलर टू बायर मूव कर जाती है। ये बेसिकली हायर परचेज एग्रीमेंट होता है, जो कि एग्रीमेंट टू सेल से भी डिफरेंट है और सेल से भी डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा, इसके मजीद कुछ क्लॉजेज भी होते हैं। देखिए, सेल भी बाज़ औक़ात जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में होती है, ठीक है, लेकिन ओनरशिप वगैरह आपकी ट्रांसफर हो चुकी होती है। हायर परचेज इज अ डिफरेंट थिंग, इसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, लेकिन एक इंस्टॉलमेंट्स पे हो रही होती है और जब इंस्टॉलमेंट्स पे हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं, तो उस वक्त जो है वो हायर परचेजर जो है वो प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है। मतलब हायर परचेज एग्रीमेंट में भी अगर मैं अल्टीमेट देखूं तो एंड में जाके सेल ही हो रही होती है। ठीक है, अगर मैं उसको अल्टीमेट देखूं तो एंड में जाके उसमें बिल्कुल सेल होती है। यही बात इसमें भी लिखी हुई होंगी सारी, मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल रिजेंबल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ हायर परचेज वेरी क्लोज and indeed the real object of a contract of hire purchase is the sale of goods ultimately। कह रहे हैं कि सेल और हायर परचेज भी बहुत क्लोजली है एक दूसरे से, इसलिए हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ हायर परचेज की, तो हायर परचेज का भी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेल करना ही है। वो भी एक तरह से सेल ही है, लेकिन उसकी कुछ प्रोसीजर अलग है। ठीक है, इसलिए इनको आपस में एक डिफरेंस करना है। क्यों डिफरेंस करते हैं? क्योंकि दोनों के लीगल एक्सपेक्ट्स अलग है, लीगल ग्राउंड्स दोनों के अलग हैं। तो यही वजह है कि हम हायर परचेज और सेल को बिल्कुल अलग करते हैं, दोनों के लीगल ग्राउंड्स अलग हैं। ठीक है, आगे बढ़े। nonetheless a sale has to be distinguished from a hire purchase as their legal incidents are quite different। under hire purchase agreement the goods are delivered to the hire purchaser for his use at the time of the agreement, but the owner of the goods agrees to transfer the property in goods to the hire by the hirer. Till that time the hirer remains the bailee and the installments paid by him are regarded as the hire charges for the use of good. If there is a default by the hire purchaser in paying an installment, the owner has a right to resume the possession of goods immediately without refunding the amount received till then, because the ownership still rests with him. Thus, the essence of hire purchase agreement is that there is no agreement to buy, but there is only a bailment of the goods coupled with an option to purchase them, which may or may not be exercised। ठीक है, कहते क्या है? वही बात जो मैंने आपको बताई कि देखिए, सेल तो आपको पता है कि प्रॉपर्टी इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है, तो हम कहते हैं कि ये सेल हो गई। हायर परचेज में क्या होता है? वही मैंने आपको बताया कि आप किसी को अपना कोई भी एसेट दे देते हैं यूज करने के लिए और उससे एक एग्रीमेंट करते हैं, जो कि एग्रीमेंट टू बाई नहीं होता, एग्रीमेंट टू हायर परचेज होता है। एग्रीमेंट टू हायर परचेज क्या होता है? वो दर हकीकत बेलमेंट को ही एक ऑप्शन ऐड कर देते हैं एंड में सेल का। ठीक है, आप कहते हैं कि जनाब आप मुझे मंथली इंस्टॉलमेंट देते रहेंगे, ओनरशिप सेलर की ही रहती है, बायर उसको ले लेता है और बायर उसको यूज करता रहता है चीज को। ठीक है, बायर उस चीज को यूज करता रहता है जिसके अगेंस्ट में वो उसको इंस्टॉलमेंट पे ऑफ करता रहता है सेलर को। ठीक है, सारी इंस्टॉलमेंट उसको पे ऑफ करता रहता है और इंस्टॉलमेंट पे ऑफ करने के बाद एंड में ये ऑप्शन होता है कि वो इस गुड्स को परचेज कर ले, मतलब प्रॉपर्टी को ट्रांसफर अपने नाम पे ले ले। ठीक है, अगर इसमें वो इंस्टॉलमेंट पे ऑफ करने में फेल होता है, डिफॉल्ट करता है, तो फिर होता क्या है कि सेलर के पास ये राइट होता है कि वो अपना पोजीशन रिज्यूम कर ले, वापस से पोजीशन अपने पास ले ले और कोई अमाउंट रिफंड नहीं करे। उस अमाउंट को वो एज अ हायर चार्जेस अपने पास रिकॉर्ड कर ले, उसको कोई भी अमाउंट रिफंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हायर परचेज का अगर देखें तो एसेंस क्या है? ये एक बेलमेंट है जिसके अंदर ऑप्शन होता है परचेज का। मतलब ये भी एक पेमेंट ही हो गई, लेकिन इसके अंदर एक परचेज का ऑप्शन भी होता है कि एट द एंड तुम इस गुड्स को एक प्राइस पे करके या इंस्टॉलमेंट्स पूरी होने के बाद
परचेज कर सकते हो। परचेज करने का मतलब ये कि तुम अपने नाम पे ओनरशिप ट्रांसफर करा सकते हो। तो ये बेसिकली हायर परचेज हो जाता है। इसको हम सेल से मुख्तलिफ ट्रीट करेंगे। रिफंड वाला पॉइंट यही है कि अगर देखें वो डिफॉल्ट करता है, फॉर एग्जांपल उसको 10 इंस्टॉलमेंट नहीं दी, उसने 5 इंस्टॉलमेंट नहीं, छठी इंस्टॉलमेंट वो नहीं दे पाया, उससे डिफॉल्ट हुआ, तो सेलर के पास ये राइट है कि वो जो पोजीशन उसने उसको गुड्स का दिया हुआ था वो उसको रिज्यूम कर ले, अपने पास वापस ले ले। ठीक है, वो वापस ले लेगा और जो अमाउंट उसने ऑलरेडी रिसीव करा इंस्टॉलमेंट की सूरत में, जो कि 5 इंस्टॉलमेंट थी, वो उसको वापस पे बैक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं कि वो उसको पे बैक करे। ठीक है, मजीद इसमें आगे बात करते हैं हम। देखें, इट मे बी नोटेड दैट मेयर पेमेंट ऑफ प्राइस बाय इंस्टॉलमेंट्स under an agreement does not necessarily make it a hire purchase, but it may be a sale, because in case of the buyer is bound to buy with no option to return and the property in the goods passes to the buyer at once. कह रहे हैं कि अगर सिर्फ इंस्टॉलमेंट की ही सूरत में आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप बाइक लेते हैं इंस्टॉलमेंट की सूरत में, ये हायर परचेज एग्रीमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है कि वो बाइक आप उसको रिटर्न कर सकें। आपने हर सूरत वो परचेज ही करनी है, वो एक बाइंग का एग्रीमेंट है कि आपने हर सूरत उसको परचेज करना है, वो एक सेल ही है। ठीक है, या एग्रीमेंट टू सेल है, दोनों सूरत हाल है। लेकिन क्या है, एक इंस्टॉलमेंट के जरिए सिर्फ पेमेंट कर देना हम हायर परचेज नहीं कहते, क्योंकि हायर परचेज में बायर के भाई ऑप्शन होता है कि चाहे तो वो एंड में गुड्स ले, चाहे तो वो गुड्स उसको वापस कर दे, और जो उसने पेमेंट करी थी उसको इंस्टॉलमेंट, वो हायर चार्जेस है, वो एज अ बेली ट्रेड करे और हायर चार्जेस ले ले। ठीक है, तो सिर्फ इंस्टॉलमेंट की सूरत में किसी भी चीज की पेमेंट करना इंस्टॉलमेंट परचेज मेथड के तहत या इंस्टॉलमेंट सेल्स के तहत, ये हायर परचेज नहीं होता। हायर परचेज में आपके पास जरूरी है कि रिटर्न करने का ऑप्शन भी हो। आप चाहे तो बायर खरीदे गुड्स, चाहे तो वो गुड्स ना खरीदे, वो सेलर को बोले आप वापस ले लो, मुझे ये परचेज नहीं करनी। The main points of distinction between the sale and hire purchase are as follows. अब मेन पॉइंट्स क्या क्या है ये हम देख लेते हैं डिस्टिंक्शन केस की। ये बात क्लियर है हायर परचेज और सेल में क्या फर्क है, और सिर्फ इंस्टॉलमेंट के जरिए भी किसी चीज को सेल आउट करना हायर परचेज नहीं होता। क्लियर है? तो फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए हो। सर अगर हायरर परचेज नहीं करना चाहता फिर क्या होगा? रिटर्न कर देगा भाई, उसने इंस्टॉलमेंट पे करी है ना, वो बोल रहा है कि मैं नहीं लेना चाह रहा। ठीक है, उसने जो इंस्टॉलमेंट्स पे करी थी वो कर दी, खत्म, वो तो रिफंड नहीं होंगी, लेकिन गुड्स वापस कर दे। फॉर एग्जाम्पल 10 इंस्टॉलमेंट दी, ठीक है, आपने 4 भरी, 4 के बाद आपने कहा नहीं मैं इसको नहीं लेना चाहता, वापस कर दें। आप एज अ बेली हो गए जिसने गुड्स को यूज कर लिया, ठीक है, और उसकी एक पेमेंट कर दी, जो उसका रेंट कह लें या हायर चार्जेस कह लें, कुछ भी कह लें, वो आपने उसको देते रहे। यही फर्क है। अगर आप बाइक वगैरह इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं वो सेल का एग्रीमेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपने हर हालत में परचेज करना है, आप वापस नहीं कर सकते। हायर परचेज में आप वापस भी कर सकते हैं। चलें जी, इसके भी कुछ डिफरेंसेस हैं, 6 डिफरेंसेस देख लेते हैं। इन अ सेल, property in the goods is transferred to the buyer immediately at the time of contract, whereas in hire purchase the property in the goods passes to the hirer upon payment of last installment. पहला पॉइंट तो बहुत ही आसान सा है। सेल में क्या होता है भाई, फॉरेन से गुड्स प्रॉपर्टी जो है ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, और हायर परचेज में क्या होता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी बिल्कुल एंड में। ठीक है, बिल्कुल आखिर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी जब लास्ट इंस्टॉलमेंट आप पे कर दें। सेकंड पॉइंट, इन अ सेल the position of the buyer is that of the owner of the goods, but in hire purchase the position of the hirer is that of a bailee till he pays the last installment. सेल की सूरत में क्या होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई होती है, इसलिए बायर जो है वो ओनर हो जाता है, गुड्स ओनरशिप आ जाती है। लेकिन हायर परचेज में क्या होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ट्रांसफर होती है, इसीलिए जब तक वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती तब तक वो एज अ बेली ट्रीट करता है। ठीक है, एज अ बेली रहता है, उसकी पोजीशन एक
बेली की तरह रहती है, और बेली क्या होता है ये आपको अच्छी तरह से पता है। तीसरा पॉइंट, इन केस ऑफ अ सेल द बायर कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड इज बाउंड टू पे द प्राइस ऑफ द गुड्स। सेल की सूरत में क्या होता है, बायर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकता, ठीक है, और हर हालत में उसने गुड्स की प्राइस पे करनी है, वो बाउंड है, क्योंकि आपको पता है अगर वो पे नहीं करेगा तो सेलर सूट फाइल करेगा उसके ऊपर, सूट फाइल करके अपनी प्राइस भी लेगा और प्लस डैमेज भी लेगा, ठीक है। तो इन केस ऑफ सेल बायर टर्मिनेट नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि ओनरशिप बायर के पास आ गई है, और जब ओनरशिप आ गई तो हम कहते हैं कि ये सेल हो गई है, ठीक है, और सेल हो गई है तो बायर प्राइस पे करेगा, बाउंड है। देखिए लॉ सेल को बेसिकली ओनरशिप की नजर से ही देखता है कि ओनरशिप हो गई, एग्रीमेंट टू सेल हो, लॉ देखेगा ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ हायर परचेज द हायरर मे, if he so likes, terminate the contract by returning the goods to its owner without any liability to pay the remaining installment। लेकिन हायर परचेज की सूरत में क्या होगा, हायर परचेज की सूरत में होगा कि बायर जब चाहे, बायर तो नहीं कहेंगे हम उसे, बेसिकली हायरर कहेंगे, तो हायरर जब चाहे गुड्स को वापस दे सकता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके, और उसको बाकी के इंस्टॉलमेंट पे करने की भी जरूरत नहीं है, उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल 1 साल की 12 इंस्टॉलमेंट थी, 12 इंस्टॉलमेंट में आपने कोई एसेट हायर परचेज किया, ठीक है, 4 इंस्टॉलमेंट बाद, मतलब 4 महीने बाद आपने कहा नहीं मैं इसको आगे मजीद कंटिन्यू नहीं कर रहा, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता हूँ, या आप अपनी गुड्स ले लें, खत्म कहानी। तो बाकी की जो 8 इंस्टॉलमेंट्स हैं वो आपको पे करने की जरूरत नहीं है, और वो जो 4 ऑलरेडी आप पे कर चुके हैं वो भी आपको रिटर्न नहीं मिलेंगी, लेकिन आपके पास टर्मिनेट का ऑप्शन जरूर था। लेकिन अगर यही चीज एक सेल होती तो सेल के अंदर आपके पास टर्मिनेट का ऑप्शन नहीं होता है। चौथा पॉइंट, इन केस ऑफ अ सेल, जी फवाद साहब पूछें। हायर परचेज में डाउन पेमेंट भी होती है, बिल्कुल हो सकती है, अक्सर डाउन पेमेंट हो जाती है, डाउन पेमेंट हो सकती है। वो ये भी कह सकते हैं कि आप इंस्टॉलमेंट हमेशा एडवांस में पे करेंगे, पहले आप इंस्टॉलमेंट देंगे महीने की पहली तारीख को, 30 तारीख को नहीं देंगे, कुछ भी हो सकता है, डाउन पेमेंट हो सकता है। लेकिन देखो वही मैं चीज बोल रहा हूँ ना, अगर तुम एक एलईडी खरीद के ला रहे हो इंस्टॉलमेंट पे, तो वो इंस्टॉलमेंट सेल्स है, वो हायर परचेज नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम उसको रिटर्न नहीं करोगे 6 महीने बाद, वो लेगा ही नहीं तुमसे, तुम्हारे पास वो ऑप्शन ही नहीं था तुम रिटर्न कर सको। वो हायर परचेज नहीं है। हायर परचेज जब भी करोगे तुम्हारे पास ऑप्शन होगा कि तुम रिटर्न कर सकते हो। चौथा, इन केस ऑफ अ सेल द सेलर टेक्स द रिस्क ऑफ एनी लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर। कह रहे हैं कि अगर सेल होती है, सेल होती है और बायर जो है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, तो आपको पता है कि इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया तो अभी हम ऊपर ही पढ़कर आ रहे हैं, तो गुड्स तो आपने हर हालत में असाइनी को डिलीवर करनी है, क्योंकि ये सेल का केस था, ठीक है, आपने असाइनी को गुड्स डिलीवर कर देनी है, इसीलिए लॉस जो है वो सेलर के हिस्से में आ रहा है, क्योंकि असाइनी तो आपको पता है पूरा अमाउंट तो देगा नहीं, कैलकुलेशन के थ्रू देगा, जितने के उसके एसेट भी के होंगे उसी में से वो कुछ अमाउंट आपको भी पे कर देगा, ठीक है। इसलिए सारा का सारा रिस्क किसके पास आ रहा है? सेलर के पास आ रहा है। इन केस ऑफ हायर परचेज द ओनर टेक्स नो सच रिस्क इफ द हायरर फेल्स टू पे इन इंस्टॉलमेंट द ओनर हैज द राइट टू टेक बैक द गुड्स। लेकिन अगर हायर परचेज में जो हायरर है वो इंस्टॉलमेंट हो गया तो आपके ऊपर कोई रिस्क नहीं आ रहा, आपने जितने इंस्टॉलमेंट ली, बाकी अपनी गुड्स उठा के घर वापस ले आए, खत्म। सेल में तो ये ना, सेल हो गई, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई थी, आपने गुड्स उसको डिलीवर कर दी, गुड्स वापस नहीं ले सकते, या गुड्स चले आपके पोजीशन में थी लेकिन ओनरशिप उसके बाद चली गई थी तो भी आप असाइनी को डिलीवर करेंगे, लॉस आपके पास आ रहा है। लेकिन हायर परचेज में क्या है? हायर परचेज में जहां वो डिफॉल्ट करे आप अपनी गुड्स उठा के घर वापस ले आए। देखिए सेल के केस में क्या हो रहा है, हमने ऊपर पढ़ा ना कि सेल के केस में क्या होता है कि अगर बायर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए, अगर बायर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए तो क्या होगा? अगर सेल थी तो आपने ओनरशिप बायर की थी, गुड्स आपने उसको दी भी थी, आपको पैसे तो मिलेंगे नहीं, और अगर मिलेंगे भी तो असाइनी आपको काट पीट के जो हिस्सा आपका बन रहा होगा वो दे देगा आपको, एक रेटेबल अमाउंट जिसे हम कहते हैं, जो कि वो कैलकुलेशन से ड्राइव करेगा, क्योंकि अगला इंसॉल्वेंट हुआ है तो इसका मतलब है क्रेडिटर आप अकेले तो है नहीं, बहुत सारे क्रेडिटर है। यही हुआ ना इंसॉल्वेंट, उसके पर्सनल एसेट्स कम हो गए, पर्सनल लाइबिलिटीज बढ़ गई, ऐसी सूरत हाल हुई थी तो वो इंसॉल्वेंट हो गया।
जब ऐसी सूरत हाल हुई तो जो असाइनी होगा वो काट कूट के सबको अमाउंट पे करेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। लेकिन अगर हायर परचेज है, हायर परचेज में आपके ऊपर कोई लॉस ही नहीं है, वो इंस्टॉलमेंट आगे कुछ वापस ले आए, वो आपको पता है अब आगे की इंस्टॉलमेंट तो वो भर नहीं सकता, आप कुछ उठा के वापस अपने कर लिया, खत्म, आपकी गुड्स आपके हाथ में आ गई और जो इंस्टॉलमेंट आपने ली वो भी ली। ठीक है जी, सही है, क्लियर। पांचवें पॉइंट पे चलें। देखिए इन पांचों पॉइंट है, हायर परचेज ज्यादा फेवरेबल होता है या सेल, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन भाई। बाज़ हायर परचेज में आपको चीज महंगी मिल रही होती है, सेल में सस्ती मिल रही होती है, डिपेंड करता है। अब ये तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी डिपेंड करेगा, आपके सर्कमस्टांसिस क्या है वो भी डिपेंड करेगा, आपकी अपनी इनकम क्या है वो भी डिपेंड करेगा, ये तमाम चीजें, सिचुएशन क्या है। In case of a sale, the buyer can pass a good title to a bona fide purchaser from him. But in a hire purchase, the hirer cannot pass any title even to a bona fide purchaser. कह रहे हैं सेल की सूरत में क्योंकि ओनरशिप बायर के पास होती है तो बायर उसको आराम से आगे सेल कर सकता है और जिस शख्स को वो सेल करेगा उसके ऊपर भी एक गुड टाइटल जाएगा, कोई डिफेक्टिव टाइटल नहीं होगा। लेकिन हायरर के पास सिर्फ पोजीशन होता है, प्रॉपर्टी तो होती नहीं है, इसीलिए हायरर किसी को गुड टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता, एक अच्छी ओनरशिप के तहत उसको नहीं बेच सकता क्योंकि उसके पास खुद ही ओनरशिप नहीं थी। अगर वो किसी और की चीज जो कि ओनरशिप पे सेलर की थी वो बेचेगा तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो कोई फ्रॉड वगैरह कर रहा है, ठीक है, तो वो डिफेक्टिव टाइटल आगे ट्रांसफर करेगा, तो वो ये चीज काबिल कबूल नहीं है। सेल में ये होता है कि बायर के पास प्रॉपर्टी होती है, ओनरशिप होती है, तो बायर एक गुड टाइटल ट्रांसफर करता है, लेकिन हायर परचेज में वो ट्रांसफर नहीं कर सकता इवन फॉर द बोनाफाइड परचेजर। ये पॉइंट नंबर 6 है, इसको आप क्रॉस कर दें, इसको हटा दें क्योंकि ये सेल टैक्स से लिंक है और ये आप इसको हटा दें। इसमें हम सेल टैक्स एक्ट को देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह को नहीं देखते, तो इसको आप डिफरेंस से हटा दीजिएगा। सर हायर परचेज कौन से प्रोडक्ट पर हो सकती है? भाई बड़े बड़े प्लांट पे होती है, एसेट्स पे होती है, किसी भी प्रोडक्ट पे हो सकती है, आप जिस पे करना चाहें, डिपेंड करता है, आप जिस पे करना चाहें हो सकती है। जो भी आपसे हायर परचेज का एग्रीमेंट कर ले हो सकता है, किसी भी प्रोडक्ट पे हो सकती है। सेल जैसे किसी भी प्रोडक्ट पे हो सकती है, हायर इंस्टॉलमेंट सेल्स किसी भी प्रोडक्ट पे हो सकती है, हायर परचेज भी किसी भी प्रोडक्ट पे हो सकती है। हायर परचेज एंड एन एग्रीमेंट टू सेल। अब हायर परचेज को हल्का सा एग्रीमेंट टू सेल से भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है कि देखिए एग्रीमेंट टू सेल क्या है, फ्यूचर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो, ठीक है। जैसे कि अगर आप बैंक से देखें, बैंक से आप कार परचेज करते हैं, ओनरशिप बैंक की रहती है, ओनरशिप बैंक की रहती है और उसके बाद जो है वो आपके बाद 5 साल या 3 साल जो भी आपका इंस्टॉलमेंट प्लान होता है उसके बाद प्रॉपर्टी आपके पास ट्रांसफर हो जाती है, तो ये एक एग्रीमेंट टू सेल की सूरत हाल हो जाती है, ठीक है, क्योंकि बैंक आपको इमीडिएटली तो प्रॉपर्टी देता नहीं है। लेकिन वहां पे एग्रीमेंट टू बाय हुआ होता है कि हर हालत में आपने वो गुड्स परचेज करनी है। हायर परचेज का सीन ये होता है कि हायर परचेज में आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप टर्मिनेट कर दें, आप बोले नहीं यार ये मैं गुड्स मजीद आगे कैरी नहीं करना चाह रहा और ये आप अपने पास रखें, यही फर्क है। देखिए यही लिखा है, a contract of hire purchase may also be distinguished, देखिए यही लिखा है, and contract a contract of hire purchase may also be distinguished from an agreement to sell, or as already observed, a hire purchase agreement initially is merely an irrevocable offer for sale, that is, under it the owner is bound to sell the goods later if the hirer pays the installment as agreed. But on the part of hire purchaser, there is an option to buy or to return the goods, and the hirer cannot be compelled to buy. An agreement to buy, on the other hand, imports a legal obligation to buy, and therefore is no option available to the buyer to buy or to terminate the contract. In this case, again in a hire purchase agreement, delivery of goods to the hire purchaser is necessary, where it is not so in an agreement to sell. दो डिफरेंस उन्होंने क्लियर कट बता दिए। उन्होंने कहा देखें जी, एग्रीमेंट टू सेल या एग्रीमेंट टू बाय, कुछ भी हम इसको कह सकते हैं। अगर बायर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एग्रीमेंट टू बाय, अगर सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एग्रीमेंट टू सेल है। दोनों में
बायर के पास ये ऑप्शन नहीं होता कि वो गुड्स को रिटर्न करे और बोले मैं इसको नहीं खरीदा। अगर वो करता है उसमें सूट वगैरह फाइल हो जाता है। हायर परचेज में बायर के पास जो हायरर है उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो बोले मैं इस गुड्स को नहीं खरीद रहा, आप इसको वापस ले जाए, मैं इसको। दूसरी बात, हायर परचेज में ये जरूरी है कि पोजीशन इमीडिएटली ट्रांसफर करना होता है। पोजीशन, ओनरशिप नहीं, पोजीशन। सेलर इमीडिएटली ट्रांसफर कर देगा बायर को, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में पोजीशन जरूरी नहीं है कि आप इमीडिएटली ट्रांसफर करें। हो सकता है पोजीशन एक फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर हो। चलिए, सवाल है, इंस्टॉलमेंट परचेज मेथड एग्रीमेंट टू सेल भी हो सकता है और सेल भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। अगर फॉरेन से प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो एग्रीमेंट टू सेल हो, सॉरी सेल हो गई, और अगर फ्यूचर में प्रॉपर्टी ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो एग्रीमेंट टू सेल हो गया। ठीक है। हायर परचेज और एग्रीमेंट टू सेल में दो डिफरेंस निकले। क्या निकला है कि एक तो हायर परचेज में पोजीशन इमीडिएटली ट्रांसफर होता है, एग्रीमेंट टू सेल में जरूरी नहीं है कि पोजीशन ट्रांसफर हो, दूसरी और फॉरेन से। दूसरी बात, एग्रीमेंट टू सेल में बायर के भाई ऑप्शन नहीं होता था कि वो मना करे कि मैं अब इस गुड्स को परचेज नहीं करना चाह रहा, लेकिन हायर परचेज में उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो उसको मना कर सकता है। ठीक है जी, ये दो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड थे तो इस वजह से मैंने पढ़ा है। इसके बाद ये वाला जो है सेल डिस्टिंग्विश फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर, ये आप लोग कल पढ़कर आइएगा, कल की ही क्लास में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। छोटा सा है ये, आसान सा है। इंस्टॉलमेंट परचेज सेल कैसे होगा? अगर आपने कोई चीज इंस्टॉलमेंट पे ली और ओनरशिप आपको उसने फौरन दे दी तो सेल हो गई। अगर ओनरशिप इंस्टॉलमेंट के बाद मिलेगी तो एग्रीमेंट टू सेल है भाई। मैंने आपको बताया ना कि लॉ सेल और एग्रीमेंट टू सेल को डिसाइड करता है ओनरशिप के तहत। अकाउंटिंग छोड़ दे, अकाउंटिंग अलग तरह से डिसाइड करती है, लॉ डिसाइड करता है ओनरशिप। अगर इंस्टॉलमेंट में भी कोई चीज खरीदते हो, फॉर एग्जाम्पल तुमने अपने दोस्त से एक मोबाइल खरीदा, तुमने कहा यार मैं 3 महीने में इसके पैसे दूंगा, दोस्त ने तुम्हें सारे कागजात ओनरशिप वगैरह सब ट्रांसफर कर दी। इंस्टॉलमेंट में ही खरीदा है तुमने, लेकिन सेल है ये। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास ओनरशिप फॉरन आ गई। ठीक है, लेकिन अगर फ्यूचर में ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो एग्रीमेंट टू सेल है। अकाउंटिंग छोड़ दें, अकाउंटिंग थोड़ा अलग तरीके से देखती है, लॉ अलग तरीके से देख रहा है। अकाउंटिंग तो सेल को रिकॉर्ड तब करती है जब उसकी 5 कंडीशंस पूरी हो जाए। काइंड ऑफ गुड, देखिए गुड्स की कुछ काइंड्स होती हैं और आपको पता है कि क्योंकि गुड्स हमारा एक सब्जेक्ट मैटर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सिर्फ गुड्स ही होता है, जो कि एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी होती है अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स इंक्लूडिंग स्टॉक एंड शेयर्स। तो इसकी कुछ काइंड्स होती हैं। 3 कैटेगरी में हम इसको क्लासिफाई करते हैं, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर और कॉन्टीजेंट गुड्स। ठीक है जी। कौन कौन सी करते हैं? एग्जिस्टिंग, फ्यूचर और कॉन्टीजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होती है? गुड्स विच आर physically in existence and which are in seller ownership or possession at the time of entering into the contract of sale are called existing goods. Where the seller is the owner, he has the general property in them. Where seller is in possession, say as an agent or pledgee, he has the right to sell them. कह रहे हैं कि एग्जिस्टिंग गुड्स वो होती है कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा हो वो उस वक्त फिजिकली एग्जिस्ट करती हो, ना सिर्फ फिजिकली एग्जिस्ट करती हो बल्कि उसके साथ साथ वो सेलर की या तो ओनरशिप में हो या पोजीशन में हो। देखिए अगर ओनरशिप में होंगी तो इसका मतलब है वो खुद ही मालिक है, वो आपको सेल कर रहा है। पोजीशन में होंगी तो हो सकता है वो किसी का एजेंट हो या प्लेजी हो। प्लेजी भी आपको पता है कुछ सेल कर सकता है और एजेंट तो आपको पता है ऑलरेडी हमारे जो होते हैं वो सेल करते हैं प्रिंसिपल के बिहाफ पे। आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी भी पढ़कर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन एग्जिस्टिंग गुड्स क्या है? जो जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है उस वक्त फिजिकली या तो सेलर के एग्जिस्टेंस पोजीशन में या उसकी ओनरशिप के अंदर मौजूद है, ये कहलाती है एग्जिस्टिंग गुड्स। दो तरह की होती है हमारे पास एग्जिस्टिंग गुड्स, एक होती है स्पेसिफिक गुड्स, एक होती है अनसर्टेन गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स क्या होती है? identified and agreed upon at the time of making of the contract of sale are called specific goods. ठीक है। स्पेसिफिक गुड्स क्या है? जो जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा हो उस वक्त मौजूद भी
है और उसके साथ साथ आइडेंटिफाइड भी है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक शॉप में जा रहा हूँ, वहां पे मुख्तलिफ डीवीडी प्लेयर रखे हुए हैं और मैं कह रहा हूँ कि ये वाला डीवीडी प्लेयर मुझे खरीदना है, ये स्पेसिफिक गुड्स है। क्यों? क्योंकि देखें जब मैं उससे खरीद रहा हूं तो उस वक्त वो मौजूद भी है, दूसरा आइडेंटिफाइड भी कि यही वाला पीस मुझे चाहिए। तो इसको मैं स्पेसिफिक भी कह सकता हूं और असर्टेन गुड्स भी कह सकता हूं, दोनों सेम सेंस में यूज होते हैं, असर्टेन भी और स्पेसिफिक भी। ठीक है, इसमें भी एग्जांपल ये, वेयर ए एग्रीज टू सेल बी अ पर्टिकुलर डीवीडी प्लेयर बेयरिंग अ डिस्टिंक्टिव नंबर, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक और सर्टेन गुड्स। कह रहे कि एक पर्टिकुलर नंबर था, एक मॉडल नंबर था, वही सेम पीस आइडेंटिफाइड है कि वही वाला मैं आपको सेल कर रहा हूं, तो ये चीज कहलाएगी स्पेसिफिक गुड्स। कि जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है, मैं गुड्स को आइडेंटिफाई करा हुआ कि ये वाली गुड्स मैं खरीद रहा हूँ, ये कहलाएगी स्पेसिफिक गुड्स। क्लियर है? या असर्टेन गुड्स भी कह लें। अनअसर्टेन गुड्स क्या होगी? द गुड्स which are not separately identified or ascertained at the time of making of the contract are known as ascertained goods। जो कि जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा हो एग्जिस्टेंस में तो है, आप एक जगह गए, वहां लॉट रखी हुई है पूरी, ठीक है, राइस बैग्स की या शुगर बैग्स की एक पूरी लॉट रखी हुई है, आपको उसने कहा, आपने कहा 10 बैग मुझे चाहिए, उसने भी कहा ठीक है 10 बैग आपके मिल जाएंगे, पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया। गुड्स फिजिकली एग्जिस्ट कर रही हैं, सही है, आइडेंटिफाइड नहीं है। 100 बैग की लॉट रखी हुई है, आपको 10 मिलने, आपको कौन से वाले 10 मिलने आपको नहीं पता, ये कहलाती है अनसर्टेन गुड्स। कि 10 तो मिलने, लेकिन कौन से वाले 10 मिलने ये चीज आपको नहीं पता, और ये चीज कहलाती है अनसर्टेन गुड्स। क्लियर है? और जब ये आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा तो फिर लाजमी सी बात है वो असर्टेन गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगी कि ये वाले 10 मिलने, तो ये असर्टेन गुड्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग गुड्स में दो होती है, एक होती है स्पेसिफिक गुड्स, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा होता है तो वो फिजिकली एग्जिस्टिंग के साथ साथ आइडेंटिफाइबल भी होती है कि ये वाली मेरी है। ठीक है, अनअसर्टेन गुड्स क्या है कि फिजिकली एग्जिस्ट तो कर रही है लेकिन आइडेंटिफाइड नहीं। आपको ये पता है कि 100 बोरियों में से 10 बोरियां मिलेंगी, लेकिन कौन सी वाली मिलेंगी ये आपको नहीं पता, तो ये है अनसर्टेन। और जब वो आइडेंटिफाई हो जाएंगी तो फिर वो सर्टेन गुड्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है जी। फ्यूचर गुड्स, वो गुड्स जो कि मुस्तकबिल में बनेंगी, नाम से ही जाहिर है। ठीक है, फ्यूचर गुड्स, गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, produced or acquired by the seller after the making of contract of sale are called future goods. These goods may be either not yet in existence or be in existence but not yet acquired by the seller. It is what there can be no present sale. Property cannot pass in what is not owned by the seller at the time of the contract. So even if the parties purport to effect a present sale of future goods in law, it operates only as an agreement to sell. पहली बात तो वो कहते हैं कि जो फ्यूचर गुड्स है इसमें याद रखें कि कभी भी सेल नहीं हो सकती, हमेशा एग्रीमेंट टू सेल होगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर गुड्स या तो मैन्युफैक्चर्ड करनी होंगी या प्रोड्यूस करनी होंगी या आपको किसी दूसरे से हासिल करके अगले को बेचनी होंगी। तीनों सूरत हाल में ओनरशिप आपके पास थी ही नहीं। जब आपके पास ये ओनरशिप नहीं थी तो आप अगले को क्या ट्रांसफर करेंगे? तो इसीलिए फ्यूचर गुड्स में हमेशा एग्रीमेंट टू सेल होगा, सेल तो होगी ही नहीं। पहली बात तो ये याद रखें, हमेशा एग्रीमेंट टू सेल होगा, सेल तो होगी ही नहीं फ्यूचर गुड्स में। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लैंड है, उस पर हमने एग्रीमेंट टू सेल करा है कि इस पे जो क्रॉप्स ग्रो करेंगी वो मैं आपको सेल आउट करूंगा, फ्यूचर गुड्स है। क्यों? फिजिकली एग्जिस्टेंस रखती ही नहीं थी जब हमारा एग्रीमेंट टू सेल या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा था, फिजिकली एग्जिस्टेंस ही नहीं थी इसकी, या फिजिकली एग्जिस्टेंस थी लेकिन मेरी ओनरशिप में नहीं है, किसी और के पास थी, तो मेरे पास इसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का राइट ही नहीं था, तो ये भी एक फ्यूचर गुड्स है। इफ सर कोई चीज ऑर्डर पर बनवाने देंगे तो वो भी फ्यूचर गुड्स होगी, बिल्कुल फ्यूचर गुड्स होगी, क्योंकि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है तो सीधी सी बात है वो गुड्स एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, वो कहाँ है? वो तो बनेगी अभी, बिल्कुल बनेगी अभी। ये भी मुमकिन है कि बनी भी है लेकिन उसके पास नहीं है, वो आपको कहीं से मंगवा के देगा, इंपोर्ट करा के देगा। ठीक है,
जब उसके पास ओनरशिप का राइट आएगा तो ही वो आपको ओनरशिप दे सकता है, जब उसके पास खुद राइट नहीं है तो वो आपको भी ओनरशिप नहीं दे सकता। तो ये फ्यूचर गुड्स है। और नॉर्मली तो ऐसा होता है कि फिजिकली एग्जिस्ट कर ही नहीं रही होती। अब जैसे आप कह रहे हैं कि ऑर्डर पे कोई चीज बनवाएंगे, तो जब आप ऑर्डर पे बनवाएंगे तो लाजमी बात है वो उधर है ही नहीं। हर एग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर गुड्स है नहीं, ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं कहा। गुड्स एग्जिस्ट कर रही है, मेरा आईफोन एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन मैं अगले से कह रहा हूं मैं तुम्हें 2 महीने बाद इसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा। ये तो हम पढ़कर आ रहे हैं पीछे कई बार। तो ऐसा तो सवाल बनता ही नहीं कि हर एग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर गुड्स है। लेकिन ये है कि फ्यूचर गुड्स हमेशा एग्रीमेंट टू सेल में होगी, कभी सेल नहीं हो सकती, हमेशा एग्रीमेंट टू सेल होगी फ्यूचर गुड्स। लेकिन हर एग्रीमेंट टू सेल ऑलवेज फ्यूचर गुड्स होगा, ऐसा कभी मुमकिन नहीं है। स्पेसिफिक गुड्स का भी एग्रीमेंट टू सेल हो सकता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं मजीद। कॉन्टीजेंट गुड्स लास्ट है। देखिए जी, कॉन्टीजेंट गुड्स नाम से ही जाहिर है जिसमें कोई ना कोई कंडीशन अटैच हो जाए। जैसे लिखा है गुड्स द एक्विजिशन ऑफ व्हिच बाय द सेलर डिपेंड्स अपॉन अनसर्टेन कॉन्टीजेंसी और कॉल्ड कंटीजेंट गुड्स। कि कहीं पे भी गुड्स के ऊपर, गुड्स की एक्विजिशन जो है सेलर की, वो डिपेंड करे किसी कॉन्टीजेंसी के ऊपर। फॉर एग्जांपल सेलर आपको कह रहा है, जैसे इसमें भी एग्जांपल लिखी हुई है, ए एग्रीज टू सेल बी a specific rare painting provided he is able to purchase it from its present owner। ठीक है, वही बात वो कह रहे हैं, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ कॉन्टीजेंट गुड्स। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें पेंटिंग बेच दूंगा अगर मैं उसके मालिक से खरीदने में कामयाब हो। तो ये एक बेसिकली कंडीशन अटैच कर दी और ये एक कॉन्टीजेंट गुड्स है। ठीक है, क्योंकि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपने कंडीशन क्या लगाई कि मैं तुम्हें पेंटिंग तब बेचूंगा जब मैं उसके मालिक से खरीदने में कामयाब हो जाऊंगा। तो ये एक कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, obviously they are a type of future goods and therefore a contract for the sale of contingent goods also operates an agreement to sell and not a sale। देखिए, क्योंकि ये भी एक तरह से, ये भी एक तरह से एक फ्यूचर गुड्स का ही एक्सटेंशन है। क्योंकि फ्यूचर गुड्स मैंने आपको क्या कहा, बाद औकात एग्जिस्टेंस में होती है लेकिन आपके पास उसको सेलिंग राइट नहीं होते। तो यहाँ पे भी तो यही है, आप कह रहे हैं कि पेंटिंग मैं खरीदने में कामयाब हो गया तो मैं आपको सेल करूंगा। इसका मतलब है पेंटिंग वजूद में है, फिजिकली एग्जिस्ट करती है, आपके पास सेलिंग राइट नहीं है। आप कह रहे हैं कि जब मैं उसके सेलिंग राइट ले लूंगा तो मैं आपको सेल करूंगा। तो ये भी एक तरह से फ्यूचर गुड्स की ही एक्सटेंशन है। लेकिन इसमें क्योंकि कॉन्टीजेंसी आ रही है, एक चीज पे डिपेंडेंसी आ रही है, तो इस वजह से हमने इसको थोड़ा अलग से क्लासिफाई कर दिया कॉन्टीजेंट गुड्स की सूरत। ठीक है, और कॉन्टीजेंट गुड में भी हमेशा एग्रीमेंट टू सेल होगा, सेल नहीं हो सकती क्योंकि आपके पास ओनरशिप आई नहीं है अभी। तो हमेशा आप फ्यूचर एग्रीमेंट ही करेंगे जो कि एग्रीमेंट टू सेल होगा। क्लियर? अगला चलते हैं, इफेक्ट्स ऑफ पैरिशिंग ऑफ गुड्स। देखें जी, पैरिशिंग नॉर्मली हम कहते हैं, यहां तक गुड्स तक सबको क्लियर है? कुछ पूछना तो नहीं है? पूछना नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। सर कॉन्टीजेंसी कभी भी कंसिडरेशन नहीं होगी है? ये क्या सवाल है? कंसिडरेशन तो इसमें हमेशा प्राइस होगी भाई। कॉन्टीजेंसी हमेशा कोलेटरल इवेंट होता है, ये बात हमारी हुई थी वहां पे, कि ये हमेशा कोलेटरल इवेंट होता है। ठीक है, मेन एसेंस ऑफ मेन पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, एक कोलेटरल इवेंट होगा, ये वाली बात हुई थी वहां। ये कोलेटरल ही हुआ ना, वो आप कह रहे हैं कि अगर मैं उससे पिक्चर लेने में कामयाब हो आपको सेल करूंगा। तो ये कोलेटरल इवेंट है जो आपने अटैच कर दिया, जिसको आपने कंटीजेंसी का नाम दे दिया। अच्छा जी, इफेक्ट्स ऑफ पेरिशिंग। देखिए, पेरिशिंग को नॉर्मल तो हम यही लेते हैं कि किसी भी चीज का खराब हो जाना। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि गुड्स पेरिशेबल है। जैसे कि फ्लावर शॉप है, एक पेरिशेबल आइटम है, आपको पता है कि आप उसको ज्यादा अरसे नहीं रख सकते। इसी तरह से सब्जियां होती हैं, आपकी वेजिटेबल्स जो होती हैं, आपको पता है कि फ्रेश वेजिटेबल्स को भी आप ज्यादा अरसे नहीं रख सकते। फ्रोजन की तो अलग बात है, फ्रोजन की एक एक्सपायरी डेट होती है, लेकिन फ्रेश वेजिटेबल्स को आप ज्यादा देर नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये भी आपको पता है कि
पेरिशिंग नेचर्स की होती हैं, तो इसीलिए गुड्स कभी कभी पेरिशिंग हो जाती हैं, तो उसके क्या इफेक्ट्स आएंगे, क्योंकि आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, प्रॉपर्टी कभी बायर के पास जाती है, कभी सेलर के पास होती है, तो हमने पेरिशिंग को भी देखना है कि पेरिशिंग के क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे, कब प्रॉपर्टी किसके पास होगी और कौन लॉस बेयर करेगा, क्योंकि जब भी गुड्स पेरिशिंग होंगे इसका मतलब है कि कहीं ना कोई लॉस जरूर होगा। अगर गुड्स गलेंगी सड़ेंगी कोई ना कोई लॉस जरूर होगा, तो हमने बेसिकली उस लॉस का पॉइंट जज करना है कि वो लॉस बेयर कौन करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा कि नहीं होगा, ये तमाम चीजें हमने कवर करनी है इस हेडिंग के अंदर। इसी वजह से हम इफेक्ट्स ऑफ पेरिशिंग ऑफ गुड्स पढ़ेंगे। ठीक है, देखें लॉ इसको थोड़ा सा और ज्यादा बताता है, पेरिशिंग को थोड़ा वाइडर सेंस में लेता है, ब्रॉडर सेंस में लेता है। Section 7 and 8 deals with the effect of perishing of goods on the rights and obligations of the parties to a contract of sale. Under these sections, the word perishing means not only physical destruction of goods. क्या बात हुई? लॉ ने देखें, हमने नॉर्मल जिंदगी में लेते हैं जब गुड्स की फिजिकल डिस्ट्रक्शन हो जाए, हमें फिजिकली वो खराब नजर आए, हम कहते हैं ये पेरिश्ड आइटम हो गया, खराब हो गया। लॉ कहता है नहीं, सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रक्शन ही पेरिशिंग नहीं है, इसके अलावा भी मजीद चीजें कवर्ड हैं जो कि हम पेरिशिंग में ही लेंगे। पहली क्या है? डैमेज टू गुड्स so that the goods have ceased to exist in the commercial sense, their merchantable character as such has been lost, where the cement is spoiled by water and becomes almost stone, or where sugar becomes sharbat and thus are unsellable as cement or sugar। कह रहे कि जब भी कोई गुड्स जो मर्चेंटेबल कैरेक्टर है वो खो दे, वो डिस्ट्रॉय कर दे। जैसे कि एक सीमेंट की बोरी है, आपको पता है वो फिजिकली डिस्ट्रॉय नहीं हुई, फिजिकली बिल्कुल सही है, ऊपर से पैकिंग वगैरह, उसमें पानी पड़ जाए तो आपको पता है सीमेंट खराब हो जाता है अंदर से। अब वो फिजिकली तो सही है, लेकिन वो अपना मर्चेंटेबल कैरेक्टर जो उसको बनाने का मकसद था, जो सीमेंट का यूजेबल पर्पस था, वो खो चुका है। तो इसका मतलब है ये पेरिश हो चुकी है। इसका मतलब है ये पेरिश हो चुकी है। ठीक है, कि ना सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रक्शन को लेंगे बल्कि लॉ कहता है कि हम बाकी चीजों को भी इसमें कवर करेंगे, जिसमें से पहली चीज लॉ ने हमें बताई कि अगर कोई गुड्स भले से फिजिकली सही है लेकिन वो अपना मर्चेंटेबल कैरेक्टर खो दे, अपना कमर्शियल सेंस खो दे, तो हम कहते हैं ये पेरिश हो गई। जैसे कि सीमेंट की बोरी है, बाहर से बिल्कुल सही है लेकिन उसमें पानी पड़ गया तो वो एक स्टोन की तरह अंदर से बन जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है, अगर ऐसी कोई सूरत हाल है तो हम कहते हैं कि इसने अपना कमर्शियल सेंस खो दिया, ये डैमेज हो चुकी है, ये भी पेरिश हो चुकी है। इसके अलावा अगर कोई गुड्स चोरी हो जाती है तो भी हम उससे कहते हैं कि ये भी पेरिशिंग है। गुड्स का चोरी होना भी लॉ कहता है कि पेरिशिंग है। इसका तीसरा क्या है? वेयर द गुड्स हैव बीन लॉफुली रिक्विजिशन्ड बाय द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के लॉ की वजह से अगर गुड्स अपनी कोई यूजेबिलिटी को खो दे, वो गुड्स अब सेल आउट नहीं हो सकती या कोई भी चीज नहीं हो सकती गवर्नमेंट रेगुलेशंस की वजह से, तो भी हम कहते हैं कि ये गुड्स एक पेरिशेबल गुड्स हैं, ये भी एक पेरिश्ड हो गए। ठीक है, लॉ कहता है कि ना सिर्फ फिजिकली डिस्ट्रक्ट तो हो, लेकिन फिजिकली डिस्ट्रक्ट के अलावा अगर कोई गुड्स भले से फिजिकली सही है लेकिन वो कमर्शियल सेंस खो चुकी है या चोरी हो चुकी है या गवर्नमेंट रेगुलेशंस की वजह से वो कुछ अपनी जो उसकी सेलेबल पर्पस है वो खो चुकी है, तो हम कहते हैं कि ये गुड्स पेरिश्ड हो चुकी हैं, ये पेरिशेबल गुड्स है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुख्तलिफ इफेक्ट्स हैं, उनको हम देखते हैं। मजीद आगे पढ़ें, देखें, इट ऑल्सो बी मेंशन दैट इट इज ओनली द पेरिशिंग ऑफ स्पेसिफिक एंड अनसर्टेन गुड दैट अफेक्ट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, where therefore uncertain goods from the subject matter of a contract of sale, their perishing does not affect the contract of sale and the seller is bound to supply the goods from wherever he likes। बड़े काम की बात है, ये क्या लिखी हुई है कि अगर पेरिशिंग सिर्फ स्पेसिफिक गुड्स या असर्टेन गुड्स की सूरत में होगी तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को अफेक्ट करेगी, लेकिन अगर पेरिशिंग किसी अनअसर्टेन गुड्स के, जो कि आपको पता है कि फिजिकली एग्जिस्ट तो करती है लेकिन आइडेंटिफाइबल नहीं होती, तो ऐसी सूरत में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सेलर बाउंड है कि वो आपको गुड्स की सप्लाई करेगा। सिर्फ
स्पेसिफिक या असर्टेन गुड्स की सूरत में ही हम पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन अनअसर्टेन गुड्स की सूरत में कोई भी पॉइंट कंसीडर नहीं होगा। सेलर को बाउंड है कि वो आपको कंप्लीट सप्लाई करे गुड्स की। ठीक है जी। मजीद आ गया है, पेरिशिंग ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एट और बिफोर मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कह रहे हैं कि स्पेसिफिक गुड्स है बिल्कुल टाइम पे या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने से बिल्कुल पहले अगर पेरिश हो जाए तो क्या होगा। इन केस ऑफ पेरिशिंग ऑफ द होल ऑफ द गुड्स, होल ऑफ द गुड्स का मतलब है तमाम क्वांटिटी जितनी भी ऑर्डर, वेयर स्पेसिफिक गुड्स फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड दे विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर perish at or before the time of the contract, the agreement is void. ठीक है, कह रहे हैं कि अगर पेरिशिंग गुड्स हैं, कंप्लीट हो गई, पूरी की पूरी गुड्स पेरिश्ड हो गई और सेलर को इस बारे में नहीं पता था, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो वॉइड हो जाएगा। कंप्लीट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। क्लियर। कोई भी प्रोविजन पे आप कह दें म्यूचुअल मिस्टेक को कह दें, एक फैक्ट सेलिंग मिस्टेक थी या इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस थी, दोनों सूरतों में वो वाइड ऑफ इनिशियो हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल था, एक पार्ट ऑफ द गुड्स डैमेज हुआ है, बाकी का पार्ट सही है, और कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल था, तो जो पार्ट ऑफ द गुड्स हुआ है उसको आप हटा दें और बाकी का जो पार्ट रह गया उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो वैलिड सेल होगी। लेकिन अगर इंडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट था तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, भले पार्ट ऑफ द गुड्स भी हुई हो फिर भी पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। नहीं, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट होगी। ठीक है, और यूनिलिटरल आप कह सकते हैं कि भाई सेलर की मिस्टेक थी, ठीक है, अकेले की, बायर की इसमें कोई मिस्टेक नहीं थी। पेरिशिंग ऑफ स्पेसिफिक गुड्स बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, ऊपर वाला था बिफोर सेल एंड या एट द टाइम ऑफ सेल, के बिल्कुल सेल के एंड वक्त या सेल से पहले। ये वाला है सेल से पहले लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के बाद, क्योंकि देखिए एग्रीमेंट टू सेल और सेल इन दोनों के बीच में एक टाइम डिस्टेंस होता है। हर एग्रीमेंट टू सेल अल्टीमेट आगे जाके एक सेल में ही कन्वर्ट होता है, लेकिन एक टाइम पीरियड होता है बीच में। इस टाइम पीरियड में अगर कोई भी गुड्स पेरिश हो जाए तो उसका क्या इफेक्ट आता है वो देख लेते हैं। अगर सेलर की नॉलेज में था फिर तो फ्रॉड हो रहा है ना भाई, फिर तो वो फ्रॉड कर रहा है आपसे ऑलरेडी, फिर भी वाइड ही है एग्रीमेंट। Perishing of specific goods before sale but after agreement to sell, where there is an agreement to sell specific good and subsequently the goods without any fault on the part of the seller or buyer perish before the risk passes to the buyer, the agreement is thereby avoided. The contract of sale becomes void and both parties are excused from performance of a contract. This provision is based on the ground of supervening impossibility of performance which makes a contract void. कहते हैं कि भाई अगर एग्रीमेंट टू सेल था स्पेसिफिक गुड्स का और सब्सिक्वेंटली गुड्स अभी बायर को पोजीशन ट्रांसफर नहीं हुआ, ठीक है, सॉरी, बायर को रिस्क अभी ट्रांसफर नहीं हुआ, रिस्क ट्रांसफर नहीं हुआ इसका मतलब है ओनरशिप अभी बायर को ट्रांसफर नहीं हुई। अगर ऐसी सूरत हाल है और गुड्स जो थी वो पेरिश्ड हो गई, एग्रीमेंट टू सेल हुआ, उसके बाद एक टाइम पीरियड गुजरा, उस टाइम पीरियड के दौरान बायर को रिस्क ट्रांसफर नहीं हुआ, इसका मतलब है ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई और गुड्स जो है वो पेरिश्ड हो गई, खराब हो गई, तो ऐसी सूरत हाल में भी जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो वॉइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एग्रीमेंट टू सेल खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की सूरत में आ जाएगा कि इसकी परफॉर्मेंस करना इम्पॉसिबल है, तो ये वाइड ऐप इनिशियो हो जाएगा। आगे कहते हैं इफ ओनली अ पार्ट ऑफ द गुड्स एग्रीड टू बी सोल्ड पेरिश द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वाइड इफ इट इज इंडिविजिबल बट इफ द डिविजिबल देन द पार्टीज आर एब्सॉल्व्ड फ्रॉम देयर ऑब्लिगेशन ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ, वही बात है सेम कि अगर कॉन्ट्रैक्ट जो था वो डिविजिबल था तो सिर्फ जो पार्ट खराब हुआ है उस हद तक कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा, बाकी का कॉन्ट्रैक्ट सही रहेगा, और अगर इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट था तो पूरा का पूरा एंटायर कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। ठीक है जी।
जी फवाद साहब पूछें। जल्दी से पूछ ले, 12 मिनट रह गए और मैं चाह रहा हूँ मैं ये चैप्टर एंड करा दूं। अच्छा इसमें एक मिनट इस सवाल का आंसर दे दूं। सर अगर डिविजिबल गुड्स होंगे तो बायर को पार्ट गुड्स की पेमेंट करनी होगी, बिल्कुल करनी होगी, बिल्कुल करनी होगी। पार्ट गुड्स की करेगा, जो खराब हुआ है वहां तक वाइड हो जाएगा। अच्छा इसमें मजीद नोट करें कि ऊपर जो गुड्स खराब हुई हैं वो किसी पार्टी के फॉल्ट से नहीं हुई है, खुद ब खुद खराब हुई है। आगे पढ़े, सेकंड पैराग्राफ में लिखा है इट मस्ट फर्दर बी नोटेड दैट if fault of either party causes the destruction of the goods, then the party in default is liable for non-delivery or to pay for the goods as the case may be. Again, if the risk has passed to the buyer, he must pay for the goods though undelivered. Unless otherwise agreed, risk prima facie passes with the property. कहने के अगर किसी पार्टी की वजह से, दोनों में से कोई भी पार्टी के फॉल्ट से गुड्स खराब हुई हैं, डिस्ट्रॉय हुई हैं, तो जो पार्टी गिल्टी है वो उसके लिए प्राइस पे करेगी। ठीक है, जो भी पार्टी गिल्टी है वो उसके लिए प्राइस पे करेगी। अगला है इफेक्ट्स ऑफ पेरिशिंग ऑफ फ्यूचर गुड्स। As observed earlier, a present sale of future goods always operates and as agreement to sell। वही बात लिखी हुई है कि हम पहले भी देख चुके हैं कि प्रेजेंट सेल फ्यूचर गुड्स की हमेशा एग्रीमेंट टू सेल में आती है, सेल में तो कभी आती ही नहीं है। As such, there arises a question as to whether Section 8 applies to a contract of sale of future goods as well. The answer is found in the leading case of Howell versus Coupland, where it has been held that future goods, if sufficiently identified, are to be treated as specific goods, the destruction of which makes the contract void. The facts of the case are as follows। कह रहे हैं कि फ्यूचर गुड्स हमेशा एग्रीमेंट टू सेल में आती है और फ्यूचर गुड्स अगर आइडेंटिफाइबल है, कि आपको पता था कि फ्यूचर में क्या गुड्स बनेगी आपके लिए, आइडेंटिफाइबल थी और वो पेरिश हो जाती है, तो आपको पता है कि क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई भी होती, इसीलिए फ्यूचर गुड्स में भी कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है। ठीक है, ये भी एक केस हुआ था हॉवेल और कुपलैंड का, जो कि नीचे लिखा हुआ भी है इलस्ट्रेशन में, देखें। सी एग्रीड टू सेल एच 200 टन्स ऑफ पोटैटोज टू बी ग्रोन ऑन सीज लैंड। क्या हुआ था, सी ने एच को कहा था कि मैं आपको 200 टन पोटैटो डिलीवर्ड करूंगा जो कि मेरी लैंड पे प्रोड्यूस्ड होंगे, ग्रो करेंगे। C sowed sufficient land to grow the required quantity of potatoes, but without any fault on his part, a disease attacked the crop, and he could deliver only about 10 tons. The contract was held to have become void. देखिए गुड्स आइडेंटिफाइबल थी, आइडेंटिफाइबल कैसे थी फ्यूचर, लेकिन ये पता था कि इस जमीन के हिस्से पे जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी, जो कि पोटैटो है, वो तमाम की तमाम मेरी होगी, ये आइडेंटिफाइबल था। अगर वो कहता ना इस पे टोटल 300 टन प्रोड्यूस होगी, उसमें से 500 टन 200 टन मेरी होगी, तो ये आइडेंटिफाइबल नहीं थे कि कौन से 200 टन। लेकिन वो कह रहा है कि इस जमीन पे जितना भी पोटैटो प्रोड्यूस होगा 200 टन वो पूरा का पूरा मेरा होगा, इसका मतलब ये आइडेंटिफाइबल गुड्स थी। ठीक है, और सीज ने मेहनत भी करी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक डिजीज का अटैक हुआ और पोटैटो की जो फसल थी वो खराब हो गई और वो 200 टन की जगह सिर्फ 10 टन ही डिलीवर्ड करने के काबिल थे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक वाइड हो गया। क्योंकि गुड्स फ्यूचर में हमेशा प्रॉपर्टी, जो आपको पता है कि फ्यूचर में ही ट्रांसफर होती है, फॉरन से तो ट्रांसफर होती नहीं, क्योंकि इसमें हमेशा एग्रीमेंट टू सेल होता है, तो ये भी एक एग्रीमेंट टू सेल ही था। और ऐसी सूरत हाल में भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइड हो गया, क्योंकि अगर फ्यूचर गुड्स आइडेंटिफाइबल है तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा, अगर अनआइडेंटिफाइबल थी तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वाइड नहीं होगा। ठीक है, आइडेंटिफाइबल है, स्पेसिफिक गुड्स की तरह ही हम इसको ट्रीट करेंगे। whether it has been held the future good is sufficiently identified are to be treated as specific good। ठीक है, कि अगर आइडेंटिफाइबल फ्यूचर गुड्स थी तो उसको हम बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे कि आपकी स्पेसिफिक गुड्स थी, और ऐसी सूरत हाल में कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है,
यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में ये चैप्टर हमारा लास्ट टॉपिक है, इसका प्राइस फिक्सेशन का बहुत आसान सा पार्ट है, ये आपका एंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम अपना अगला चैप्टर भी कल ही स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद मैं फिर आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊंगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बाद। तो आपका तकरीबन तकरीबन जितना भी कमर्शियल लॉ का पार्ट है, मर्केंटाइल लॉ वाला, वो तमाम का तमाम एंड हो जाएगा। फिर आपका लीगल स्ट्रक्चर और पेपरा रह जाएगा, ऑर्डिनेंस और रूल्स। ठीक है, तो वो हमारा तकरीबन कोर्स रह जाएगा। तो फिर हम वो लीगल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसके बाद हम पेपरा रूल पढ़ के इसको वाइंड अप कर देंगे। ठीक है जी, यहीं तक रखते हैं। कुछ पूछ रहे हैं तो पूछ लें। पूरी गुड्स खराब हो गई ना? हाँ, जो खराब हुई थी वहीं तक वाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं कि 190 जो थी वो खराब हो गई और 10 टन उसने डिलीवर्ड कर दिया, तो 190 तक वाइड हो जाएगा। चलें जी, यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज।